तो कैसे हो आप सभी। आज की इस वन शॉट वीडियो में मैं आपको जितने भी क्वेश्चन बताने वाला हूँ, मेरा दावा है आपके बोर्ड एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आएगा। इससे बाहर से अगर क्वेश्चन आए ना तो मेरे पे केस कर देना। ले काम की वीडियो है, इस सीरीज को पूरा देखना है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है देखो, चैप्टर नंबर जो 1 है वास्तविक संख्या, इससे सिद्ध करने के लिए अपरिमेय संख्या आएगा, HCF LCM निकालने के लिए प्रश्न आएगा ही आएगा। ये जो दो टॉपिक है मैं स्टैम्प पेपर में साइन करके दे सकता हूँ, इन दोनों टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये जो क्वेश्चन है कह रहे सिद्ध कीजिए 2 माइनस के √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसा एक क्वेश्चन हर साल आता ही आता है। कैसे सॉल्व करना है, आप लिखोगे हल में आ जाओगे, जैसे इस कॉपी में लिखना है ना बिल्कुल वैसे लिखाऊंगा, ताकि आपका प्रेजेंटेशन कैसे लिखना है एग्जाम में वो भी पता चले। क्या लिखना है, हल में आ जाओगे, लिखोगे माना अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, उसका उल्टा मान लेंगे। माना 2 माइनस √5 एक परिमेय संख्या है। ये क्या है बच्चों, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर ये एक परिमेय संख्या है तो दुनिया की किसी भी परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, हम ये जानते हैं। तो ये 2 माइनस के √5 इसको मैं लिख सकता हूँ P/Q के रूप में, जहाँ बट्टे वाला कभी भी 0 नहीं होता है। उसके साथ साथ ये जो P होती है, ये जो Q होती है, ये हमारे क्या होते हैं, पूर्णांक। बच्चे ये मेंशन नहीं करते, इसके नंबर कटते हैं। उसके साथ साथ अगर हम HCF निकालें P और Q का तो क्या आता है, हमेशा एक आता है। ये चीज़ लिखनी बहुत ज़रूरी है, नहीं लिखोगे इसके नंबर कट जाएंगे। अब अगला स्टेप क्या होता है इन टाइप के क्वेश्चनों में कि अंडर को एक तरफ रखना है, बाकी सबको दूसरी तरफ। तो देखिए भाई, 2 एक परिमेय संख्या P/Q परिमेय है, प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का √5 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस के √5। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब जानते हैं कोई भी अभाज्य संख्या होती है और उसके ऊपर अंडर जब लग जाता है तो वो क्या होता है, वो होता है अपरिमेय। √5 एक कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये क्या है, परिमेय, क्योंकि परिमेय से परिमेय घटाओगे या परिमेय में परिमेय जोड़ो, गुणा करो, भाग करो तो परिमेय ही रहता है। ये है परिमेय और ये है अपरिमेय। क्या अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी बराबर हो सकती है? बिल्कुल नहीं। तो इसको मैं समीकरण नंबर 1 बोल दूंगा, और वही चीज यहाँ पर एग्जामिनर को हमें बताना है कि भैया 2 माइनस P/Q एक परिमेय संख्या है। क्या ये एक परिमेय संख्या है? तथा यह लिखना, हम जानते हैं कि, तथा हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। जैसे मैं लिख रहा हूं आपको बिल्कुल एग्जाम डिक्टो ऐसे ही लिखना है। तो फिर लिख दोगे अतः समीकरण 1 से ये चीज कहीं बराबर हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। तो यहां लिख देंगे 2 माइनस P/Q कभी भी बराबर नहीं होगा √5 के। इसको डब्बे में बंद कर दोगे। फिर क्या लिखोगे, अतः हमारी अवधारणा गलत है। यानी कि जो हमने मान रखा था कि परिमेय, अगर परिमेय होता तो ये बराबर आना चाहिए था ना, ये तो बराबर नहीं आ रहे। अतः हमारी अवधारणा गलत है, हमारी अवधारणा गलत है। ठीक है, हमारी अवधारणा गलत है, इसलिए 2 माइनस √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, कोई भी डाउट हो, कोई भी अगर दिक्कत हो, आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। ऐसे लिखना है पूरा, और ये आएगा जरूर आपके एग्जाम में 2 नंबर में, 100% गारंटी है। अगला प्रश्न है, देखो ये 2024 में भी पूछा गया है, पिछले साल। मतलब ऐसा एक क्वेश्चन गुणनखंड विधि से HCF और LCM निकालने के लिए आएगा जरूर।
क्या यहाँ पर क्या बोल रहा है, संख्या हो 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हल में आ जाएंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि बोला है तो यहाँ लिखेंगे 26 और यहाँ लिखेंगे 91 और गुणनखंड करेंगे। छोटे से छोटी संख्या से काटना है, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 13 एकम 13। अब इसमें आ जाओगे, इससे कटेगा 7 से कटेगा, 7 एकम 7, 7 तिया 21 और 13 एकम 13। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, यहाँ लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड। जैसे कॉपी में लिखना है ना, बिल्कुल उसी तरीके से लिखवा रहा हूँ। तो यहाँ लिखेंगे 26, तो यहाँ हो गया 2 और गुणे में क्या आ गया 13, 2 एक बार है, 13 एक बार है। फिर आ जाओ 91, 7 एक बार है, समान संख्या के नीचे समान संख्या रखना था, यहाँ पर है 13। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, देखो जो संख्या दोनों में वो ले लेंगे, 13 दोनों में है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, एचसीएफ। एचसीएफ को मौशा कहते हैं हिंदी में। मौशा में क्या होता है, जो संख्या दोनों में है उसकी न्यूनतम घात ली जाती है। तो 13 की न्यूनतम घात क्या एक ही है, उसको लिखो ना लिखो एक ही बात है। तो हमारा उत्तर हमको मौशा कितना मिल गया, 13 मिल गया। उसके साथ साथ हमें निकालना एलसीएम। एलसीएम को हिंदी में कहते हैं लौशा। तो जो दोनों में उसकी अधिकतम घात लेते हैं, 13 की अधिकतम घात यहाँ कितनी है, एक ही है, और जो बच गए उनको गुणे में डाल दो। सॉरी, तो यहाँ आ जाएगा 13, 7 दूनी 14। देखो 13 चौके 52, हासिल लगा 5, 13 कम 13 और 5 18। ठीक है, तो हमें हमारा जो लौशा मिलेगा वो मिलेगा 182। अब इसमें प्रश्न में तो बोला नहीं गया है, लेकिन हमारे पास एक जांच भी होती है दो संख्याओं के लिए। जांच क्या होती है, एग्जाम में आ सकता है कि जांच भी कीजिए, तो वो मैं करा देता हूँ। ठीक है, इस जांच पर आधारित प्रश्न भी आ जाते हैं एग्जाम में। क्या होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है ना, दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो बराबर होता है मौशा गुणे लौशा के। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो दो संख्या हमारे पास क्या है, एक तो 26 है और 91 है, और मौशा हमारे पास कितना आया था 13, और लौशा कितना आया था 182। ठीक है, इन दोनों को अगर गुणा करोगे, 91 के गुणा करोगे 26 से, तो 6 कम 6 और 6 नम 54, 2 एक कम 2, 2 नम 18, तो 6 6 8 और 5 13। ठीक है, 2366 आ गया। अब आप इसको गुणा करके देखो, इधर क्या है 182 को गुणा करके देखो किसके साथ, 13 के साथ। तो 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24। ठीक है, हासिल लगा 2, 3 एक कम 3 और 2 5, फिर 1 दूनी 2, 1 अट्ठे 8, 1 कम 1, 6 6 आगे दोनों तरफ बराबर। अगर आपका उत्तर सही है तो ये जांच बिल्कुल सही होगा, और ये जांच सिर्फ दो संख्याओं के लिए ही होता है। ठीक है, कहीं पे भी डाउट हो, कहीं पे भी दिक्कत हो, आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितना पढ़ा रहा हूँ ना इतना बस कर लेना आप किसी भी तरीके से। मेरा दावा है भाई, आपके बोर्ड एग्जाम में, आप अगर यूपी बोर्ड से हैं, ठीक है, यूपी बोर्ड क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम देने वाले हो, तो वहाँ ये क्वेश्चन पक्के हैं, आने ही हैं। अगर आप एमपी बोर्ड से हैं, अगर आप बिहार बोर्ड से हैं, आप अगर राजस्थान बोर्ड से हैं, ठीक है, आप उत्तराखंड बोर्ड से हैं, झारखंड बोर्ड से हैं, छत्तीसगढ़ बोर्ड से हैं, किसी भी हिंदी मीडियम बोर्ड से क्यों नहीं, ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या के ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चंस हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में आना पक्का है। अगला क्वेश्चन है कि व्याख्या कीजिए कि ये संख्या एक भाज्य संख्या क्यों है। तो भाज्य संख्या क्या होती है मेरे भाई, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जिसके दो से ज्यादा गुणनखंड हो। अगर आप किसी भी संख्या के दो से ज्यादा गुणनखंड दिखा दे रहे हो तो वो संख्या क्या होती है, भाज्य होती है। किसी संख्या के अगर सिर्फ और सिर्फ दो गुणनखंड है तो वो अभाज्य होती है। ठीक है, हल में आ जाओ। हल में लिखेंगे, संख्या जो दे रखी है उसको लिख लेंगे, 17 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 3 गुणा 2
और कुछ है नहीं, फिर प्लस है, प्लस फिर है 2 × 11। अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो भैया 2 और 11 दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। ठीक है जी, 2 × 11 हमने बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो यहाँ से क्या बच गया, 17 × 5 × 3 जो बाहर आ गया। जैसे 3 × 1 = 3 बाहर आ जा रहा है ना, तो 1 का गुणा में लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता। जैसे 11 बाहर आ गया तो 11 × 1 = 11। ठीक है, 17 5 फिर ये 3 11 × 1 = 11 और फिर 2 भी बाहर आ गया था, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2 बाहर आ गया, 11 × 1 = 11 बाहर आ गया। ठीक है, तो इसको ऐसे ही रहने देना, इसका गुणा मत कर लेना, 11 दूनी 22 मत कर लेना। तो यहाँ देखो 5 × 15 17 × 15 1 × 1। यहाँ क्या है, 2 × 11 और इसके बीच में भी गुणे का संबंध ही होता है, आप जानते हैं। ठीक है, गुणा कर दोगे क्या हो जाएगा, 17 × 5 = 85। ठीक है, 17 × 5 = 85 का 5 हासिल लगा 8, 17 एकम 17 क्या हो जाएगा, 7 और 8 15 हासिल लगा 1 और 1 2 25। तो ये हो जाएगा 255 + 1। ठीक है, कैलकुलेशन एक बार देख लेना। तो ये हो जाएगा 256। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर कितने गुणनखंड है, 1 2 3, और किसी भी संख्या में गुणे में 1 भी लिख सकता हूँ, 4 हो गया। अगर किसी भी संख्या के 2 से ज़्यादा गुणनखंड आप दिखा दे रहे हो तो वो संख्या क्या होती है, भाज्य होती है। लिखेंगे यहाँ संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हैं, 2 से अधिक गुणनखंड हैं, इसलिए यह भाज्य संख्या है। इसलिए ये क्या है मेरे दोस्तों, ये एक भाज्य संख्या है। बताइए कोई डाउट इस प्रश्न में। ये प्रश्न आपका एग्जाम में आएगा 1 नंबर में, बड़े नंबर में नहीं, 1 से 2 नंबर में आएगा, उससे नहीं। ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है 4 नंबर में, पूछा गया है 2019 में, और इस साल आ सकता है, मेरा मन कह रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 4 की पावर n का मान अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। ये आपसे पूछा है। तो देखिए संख्या में क्या दे रखी है, 4 की पावर n, मतलब अगर n के जगह पे कोई भी आप संख्या रखो, प्राकृतिक संख्या, क्या कभी भी वो 0 पे समाप्त हो सकता है इकाई के स्थान पर, ये हमसे पूछ रहा है। अगर कोई भी संख्या इकाई के स्थान पर 0 पे समाप्त होना चाहती है ना, तो पता क्या होता है, संख्या का अगर आप अभाज्य गुणनखंड करोगे, जो संख्या दे रखी है, तो उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम 2 एक बार और कम से कम 5 एक बार होना अनिवार्य है। 1 से ज़्यादा बार हो चलेगा, लेकिन कम से कम 1 बार 2 और 1 बार 5 का दोनों का होना अनिवार्य है। वही चीज़ यहाँ लिखेंगे, यदि संख्या के गुणनखंड में 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n का रूप हो तो संख्या 0 पर समाप्त होती है। ठीक है, ये कॉपी में ये लिख देना है, 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n, इसको मेंशन कर, हम इसको हमने अलग से प्रॉपर मेंशन कर दिया। अब हमें संख्या क्या दे रखी है, 4 का गुणनखंड करो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ठीक है, तो मैं 4 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, 2 बार है, 2 तो चलो एक आ गया, 5 कहाँ है 5 यहाँ नहीं है, तो आप क्या लिखोगे, चूंकि संख्या का गुणनखंड 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n का रूप नहीं है ना,
अगर 5 आता तो लिखता है, अब नहीं आ रहा है पास तो नहीं लिखना पड़ेगा, नहीं है, इसलिए संख्या 4 की पावर n कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं, क्वेश्चन सब कुछ यही रहे, सब कुछ यही है, अगर मैं यहाँ थोड़ा सा चेंज कर दूं, क्या बोला है, 4 की पावर n की जगह पे मैं क्या कर देता हूँ, 10 की पावर n कर देता हूँ। ये होमवर्क है मेरी तरफ से, सब कुछ यही रहेगा। 10 का गुणनखंड करोगे क्या आ जाएगा, 2 1 कम 2, 2 5 10, 5 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, तो ये इस रूप में हो जाएगा और फिर ये 0 पर समाप्त हो जाएगा। कुछ भी आ सकता है ना, यहाँ पर 4 की जगह पर 6 10 5 कुछ भी आ सकता है। अगर गुणनखंड करने पर संख्या का 2 और 5 दोनों आ रहे हैं तो 0 पर समाप्त होगा। 2 और 5 में से कोई भी अगर छूट रहा है तो समाप्त नहीं होगा 0 पर। 2 और 5 का होना अनिवार्य है। ठीक है, बताइए कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी, है कि नहीं? तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। अगला जो प्रश्न है, देखिए लगातार पूछा जा रहा है, पिछले साल भी आ रखा है, हर साल ऐसा क्वेश्चन आता है, मतलब इस टाइप का एक प्रश्न मिलेगा ही मिलेगा। हल में आ जाओ, क्या लिखोगे, माना। अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आने वाले हैं बहुत, इस पहले सब्जेक्टिव कर रहे हैं, उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव करेंगे। ठीक है, माना 7 √5 एक परिमेय संख्या है। ये क्या है मेरे बच्चों, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये क्या है, एक परिमेय संख्या। अगर इसको मैंने परिमेय संख्या बोला है तो दुनिया का कोई भी परिमेय संख्या p/q के रूप का होता है, जहां पर q 0 नहीं होता। उसके साथ साथ ये जो p होते हैं, ये जो q होते हैं, ये हमारे पूर्णांक होते हैं। ठीक है, तथा अगर आप HCF निकालोगे p और q का तो आपको कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक, अगले स्टेप में हमें क्या करना होता है, अंडर रूट को एक तरफ और बाकी सबका दूसरी तरफ। तो देखो ये √5 है, p/q हुआ, ये 7 गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में, बट्टे में ले लिए 7 बने, कोई दिक्कत? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, √5 p 1 कम p 7q। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, और मैं इसको समीकरण नंबर 1 बोल दूंगा। मैंने अभी आपको क्या बोला, p/q क्या, परिमेय, 1/7 क्या, परिमेय। परिमेय को परिमेय से गुणा करोगे क्या आता है, परिमेय। इधर परिमेय है और इधर क्या है, अपरिमेय। तो क्या अपरिमेय संख्या परिमेय के बराबर हो सकता है? कभी नहीं। तो वही चीज यहाँ मेंशन कर देंगे, चूंकि p/7q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, तथा √5 एक अपरिमेय संख्या है। यहां लिख देना, हम जानते हैं कि करके, ठीक है, अपरिमेय संख्या है। इसलिए आप डायरेक्ट यहां लिख दो समीकरण 1 से कि भैया ये अपरिमेय, ये परिमेय, ये कभी भी बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, अतः हमारी अवधारणा क्या हो जाएगी, गलत। अतः हमारी अवधारणा गलत है। अवधारणा का मतलब जो हमने परिमेय माना है, अगर परिमेय होता तो ये बराबर होना चाहिए था, परिमेय नहीं है, पता चल गया। अगर परिमेय होता तो ये बराबर होता और हमारी अवधारणा सही होती। हमारी अवधारणा सही नहीं है, इससे पता लग रहा है। तो क्या मेंशन करना है कि हमने जो परिमेय बोला वो गलत है, अतः हमारी अवधारणा गलत है। इसलिए 7 √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या होगी। बताइए कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है जी, ये प्रश्न भी आपका आराम से बन गया। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, कह रहे हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से
96 और 404 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। देखो एक नंबर पे एक क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव या फिर सब्जेक्टिव में कि कोई संख्या दे दे और बोलेगा इसका गुणनखंड करके दिखाओ, या 2 की घात कितनी होगी इसमें, या 5 की घात कितनी होगी, या फिर घातों का योगफल कितना होगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी तो बहुत ज़रूरी है। सबसे देखो मैं आपको बता रहा हूँ, गणित में अगर आपको 100 में से 100 नंबर चाहिए ना, तो 3 चीज़ें पढ़नी है। पहली पहली चीज़ है सबसे ज़रूरी एनसीईआरटी, सारे प्रश्न, प्रश्नावली के और सारे उदाहरण। ठीक है, उसके बाद विगत वर्षों के प्रश्न पत्र वो लगाना है। उसके बाद हो सके तो क्वेश्चन बैंक, जो आपके पास होगा ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन बैंक अगर नहीं है, सस्ती आती है, परचेस लिंक में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप क्लिक करके खरीद सकते हैं। तो हल पे आ जाते हैं। हमारे पास क्या है, 96 है और क्या है, 404 है। ठीक है, हम करेंगे इसका अभाज्य गुणनखंड। 2 से कटेगा, 2 चौको 8, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 तिया 6 और 3 एक कम 3। जब तक 1 ना आ जाए तब तक हम गुणनखंड करते हैं। ठीक है, अब 404 पे आ जाओ। 2 से काटोगे, 2 दूनी 4, 0, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटोगे, 2 एक कम 2, 0, 2 एक कम 2, 101 कम 101। 101 क्या है, अभाज्य संख्या है। तो हमारे पास अभाज्य गुणनखंड क्या आ जाएगा, अभाज्य गुणनखंड जो हमें मिलेगा वो हम यहाँ लिख देंगे। 96 का क्या है, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, 2 है 5 बार, 3 है 1 बार। ठीक है, फिर क्या है, 404 में आ जाओ, 2 है 2 बार और 101। देखो फिर क्या है, जो संख्या दोनों में वो हम लिखें। ठीक है, जो संख्या दोनों में वो लेते हैं कि भैया दोनों में क्या क्या है वो देख लो एक बार। अब यहाँ निकालेंगे हम HCF। HCF मतलब मौसा, जो दोनों में है उसकी मिनिमम पावर, 2 की न्यूनतम घात कितनी होती है, 2, तो 2 दूनी 4, तो जो HCF हो जाएगा वो आ जाएगा 4। फिर आ जाओ LCM पे, जो दोनों में है उसकी मैक्सिमम पावर लोगे, 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 5 है। 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 5 है, तो यहाँ लिख देंगे 5। और जो बच गया उसको गुणे में डाल देते हैं, 3 गुणा 101। तो 2 को 5 बार गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, 32। और 101 को 1 को 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 303। अब गुणा करोगे, 32 तिया 63, नहीं 32 तिया कितना होगा, 66 ना, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 32 तिया 96 और 32 तिया 96। आंसर आ जाएगा 96 96। लो शोपा, ठीक हो गया, कोई डाउट तो नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, पूछा गया है, ऐसा एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा 100%। अगला क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन आपके हर साल एग्जाम में आता है, हर साल आता है। ठीक है, यहाँ 2 की जगह 3 5 7 कोई भी एक अभाज्य संख्या हो सकती है, लेकिन जो तरीका मैं बताऊंगा वो तरीका और वो जो शब्द हैं वही रहेंगे, बस संख्या बदल जाएगी। ये आपके मन में रख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ आप हल में लिखोगे, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो हम इसका क्या मान लेंगे, उल्टा मान लेंगे। माना माना √2 एक परिमेय संख्या है। √2 क्या, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर ये परिमेय संख्या है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर इस Q का मान क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा। उसके साथ साथ अब P और Q हमारे क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। तथा जो HCF होता है P और Q का, जो मौशपा होता है P और Q का, वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इतना तो हमें लिखना ही लिखना है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो मैं 1 लिख लूंगा।
और मैं क्या करूँगा, तिरछी गुणा, तिरछी टोपी वाले पी एक कम पी, और फिर इसकी गुणा इसके साथ √2 क्यू। फिर हमें क्या करना है, ये जो स्टेप्स है ये हर प्रश्न में ऐसे ही होगा, इस टाइप। यहाँ 2 की जगह 3 कर दूँ तो भी यही तरीका चलेगा, ठीक है। फिर क्या करना है, अगले स्टेप में वर्ग करना है। वर्ग करने पर पी का वर्ग क्या हो जाएगा, p²। √2 का वर्ग करोगे, अंडरूट हट जाता है वर्ग करने पर, तो यहाँ 2 आ जाएगा। और क्यू का वर्ग क्या हो जाएगा, q²। इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लोगे। q² के गुणज क्या है, 2 है, तो ये किससे कटेगा, 2 से कटेगा। वही यहाँ पे लिखना है आपको, चूंकि p² 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, अगर इसलिए p भी 2 से विभाजित होगा, ठीक है। अगर मैं बताऊं एक संख्या 4 है, 2 से कटती है, तो 4 का वर्गमूल 2, ये भी तो 2 से कटेगा। अगर p² 2 से कटती है तो p भी किससे कटेगा, 2 से कटेगा। ये स्टेप आपको हर प्रश्न में फॉलो करना ही करना है। अगले स्टेप में क्या लिखोगे आप, माना। यहां पर क्या था, p था, संख्या क्या है, 2, 2r, ये मान लेना है आपको अगले स्टेप में। √2 नहीं मानना है, 2 मानना है। कई बच्चे बोलेंगे सर आप ऐसा ही क्यों कर रहे हो, वैसा क्यों नहीं कर रहे, ऐसा ही क्यों होगा, हमारे टीचर ने तो ये शॉर्टकट बताया। इस प्रश्न का कोई शॉर्टकट नहीं हो सकता। जो टीचर तुम्हें शॉर्टकट बता रहा है उसका दिमाग में शॉर्टकट चल रहा है, पता है, क्योंकि ये प्रमेय है, थ्योरम्स है। थ्योरम्स का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, ये प्रमेय है एक्चुअली। प्रमेय जैसे होते उनको वैसे ही लिखना होता है, इनमें कोई शॉर्टकट नहीं चलता। अगर तुम प्रमेय में शॉर्टकट घुसाड़ दोगे ना, तो उस टीचर के दिमाग में शॉर्टकट चल रहा है, अभी शॉर्ट सर्किट चल रहा है, उसका कॉन्सेप्ट हिला हुआ है, ठीक है, सीधी सी बात है। प्रमेय का कोई शॉर्टकट नहीं होता, ये ध्यान रखना। p = 2r हो जाएगा, फिर से आपको क्या करना है, वर्ग करना है। वर्ग कर दोगे तो p का वर्ग क्या हो जाएगा, p²। 2 का वर्ग क्या होगा, 4, r का वर्ग क्या हो जाएगा, r²। यहाँ एक बार p² आ चुका था, दोबारा p² लाके कोई बात नहीं बनेगी, क्योंकि एट द एंड हमें क्या करना है, इसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है, परिमेय नहीं, ठीक है। तो यहाँ p² का मान उठाकर हम यहाँ पर रख देंगे, तो यहाँ लिखोगे p² का मान रखने पर, p² का मान रखने पर रख दो। p² का मान क्या है, 2q²। इधर क्या है, 4r²। कटेगा, 2 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, 2 दूनी 4, तो q² क्या हो जाएगा, 2r²। गुणज क्या है, 2 है, तो आप क्या लिखोगे, चूंकि q² 2 से विभाजित है, q² 2 से विभाजित है, इसलिए q भी 2 से विभाजित होगा, ठीक है। अगर q² 2 से कट रहा है तो q भी 2 से कटेगा, दिखाया था ना हमने एग्जाम्पल लेके। अब आपने कुछ नोटिस किया कि भैया q भी 2 से कट रहा है, भैया p भी 2 से कट रहा है, ठीक है। तो वही चीज मैं यहां लिखूंगा, चूंकि p व q दोनों 2 से विभाजित हैं, दोनों किससे विभाजित हैं, 2 से विभाजित हैं, इसलिए जो HCF होगा p और q का वो कितना होगा, 2 होगा, क्योंकि दोनों 2 से कट रहे हैं, जो कि 1 के बराबर तो बिल्कुल भी नहीं है। क्या ये 1 के बराबर है, नहीं है, 1 के बराबर नहीं है। और हम जानते हैं अगर HCF होता है तो p और q का HCF क्या आना चाहिए, 1 ही आना चाहिए, 1 से ना कम ना 1 से ज्यादा। तो यहाँ कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। अगर ये परिमेय होता तो HCF क्या देता, 1 देता, ये देगा कितना रहा है, 2 दे रहा है, यानी कि ये परिमेय नहीं होगा, यानी कि जो हमने मान रखा है कि परिमेय, ये गलत है, ठीक है। फिर क्या लिखोगे, अतः हमारी अवधारणा गलत है, अतः हमारी अवधारणा गलत है।
इसलिए इसलिए क्या लिखोगे, √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये आप कॉपी में लिख दोगे। आंसर ठीक है। तो मैं आपको, क्योंकि देखो क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में खुद बनाना है, मैं वहां पर तो सॉल्व करने नहीं आऊंगा, या फिर मैं ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा हूँ, आप देख के कॉपी नहीं करोगे, वहां पर आपको खुद करना है। तो क्वेश्चन खुद से बनाओ। इस वीडियो के बाद भी अगर सोच रहे हो कि सर की वीडियो देख के ही पढ़ूंगा, तो बहुत दिक्कत वाली बात है। कहने का मतलब है क्वेश्चन खुद बनने चाहिए अब इस टाइम पे। तो मेरी तरफ से एक क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, आपको सिद्ध करना है √3 और √5 को अपरिमेय संख्या। बस क्या करना है, जहां जहां 2 था वहां वहां क्या लग जाएगा, 5 लग जाएगा। बाकी जो लिखावट है, जो लैंग्वेज है, बिल्कुल सेम टू सेम डिक्टो रहने वाली है, सिर्फ संख्या बदलेगी। तो ये 2 क्वेश्चन मेरी तरफ से होमवर्क है, इसको प्रैक्टिस करना, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 2 या फिर 4 नंबर में आएगा ही आएगा, 100% मोहर लगा कर। ठीक है, ये बड़े नंबर में आएगा ही आएगा, ये मेरा दावा है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे 867 और 255 का लौशा तथा मौशा ज्ञात कीजिए। ये जो क्वेश्चन है पुरानी एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। इसको पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से हल करना होता था, लेकिन इन्होंने अब जानबूझ के दे दिया है इसको गुणनखंड विधि से। तो करते हैं, शानदार क्वेश्चन है, पिछले साल पूछा भी गया। 867 यहाँ लिखेंगे और 255 यहाँ लिखेंगे, करेंगे इसका गुणनखंड। तो देखो ये किससे कटेगा, 8 अच्छे 14, 14 और 7 21, 3 से कट जाएगा। 3 दूनी 6, 2 बजा 3 अट्ठे 24, 2 बजा 3 नम 27, क्या हो जाएगा 19, 17 से कटेगा, 17 एकम 17, क्या बजा 11 बज गया, 17 17 119, 17 एकम 17। ठीक है, 255 में आ जाओ, 5 से कटेगा, 5 बचे 25, 5 एकम 5, 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 2 बजा 3 17 21 और 17 एकम 17। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड तो कर दिया, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। क्या हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड, 867 को मैं लिख सकता हूँ 3 एक बार है, 17 2 बार है, और 255 को मैं लिख सकता हूँ 3 एक बार है, 17 एक बार है और 5 एक बार है। जो संख्या दोनों में है उसको पहले देख लो। दोनों में भैया 3 भी है और 17 भी है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, लौशा। लौशा बोले तो एलसीएम, और फिर निकालना है मौशा। पहले मौशा निकालना हमेशा, मौशा मतलब HCF। तो जो दोनों में है उसको लेना है, दोनों में 3 है, मौशा में न्यूनतम घात लेते, 3 की न्यूनतम घात 1 ही है, 17 की न्यूनतम घात 1 ही है, तो 17 तिया क्या हो गया 51। तो हमारा जो मौशा होगा वो कितना आएगा 51। अब लौशा पे आ जाओ, जो दोनों में है उसकी अधिकतम घात, 3 की अधिकतम घात 1 ही है, 17 की अधिकतम घात कितनी है 2 है, और यह 5। तो 3 गुणा 5 हो गया 15, और 17 गुणा 17 कितना होता है 289। अब गुणा करो। ठीक है, कई बच्चों को तो गुणा भी नहीं आता, मतलब 15 का 16 का 17 का पहाड़ा नहीं आता। तो अगर आपको 10 तक पहाड़े भी याद है ना तो बहुत है, 10 तक तो आना ही चाहिए, गुणा करना आना चाहिए। देखो बेसिक कैलकुलेशन, जोड़ घटाना गुणा भाग, ये सब बेसिक चीज़ें हैं, ये सब आपको आना ही चाहिए, कक्षा 10 में पढ़ रहे हो आप, है ना। तो 289 इसको गुणा करना है, 15 से गुणा करना है, 5 नम 45 हासिल लगा 4, 5 8 5 40 और 4 44, फिर से हासिल लगा 4, 5 दूनी 10 और 4 14, 1 नंबर 9, 1 अट्ठे 8, 1 दूनी 2, 5 9 और 4 कितना हो गया 5 नम 45 हासिल लगा 4, 5 अट्ठे 40, 40 और 4 44 हासिल लगा 4। ठीक है, 5 दूनी 10 और 4 14। ठीक है, अब जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 13 हासिल लगा 1, 8 4 12 और 1 13 हासिल लगा 1, 2 1 3 4, ये आ जाएगा 4335, ये हमें हमारा लौशा मिल जाएगा। ठीक है,
आराम से बन गया। अगला क्वेश्चन देख रहे हो, मैंने कितने सारे क्वेश्चन लिए। मैं इस इतने सारे क्वेश्चन इसलिए ताकि मैं प्रैक्टिस करा दूं, और ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में फंस जाएगा, आएगा ही आएगा सिद्ध करने के लिए, 100% है ये। हल में आ जाओ। क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ये एक परिमेय संख्या है, ठीक है। माना 2 प्लस √3 एक परिमेय संख्या है। अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो परिमेय संख्या है, तो हर एक परिमेय संख्या को हम क्या लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर इस Q का मान क्या नहीं होता, 0 नहीं होता। उसके साथ साथ P और Q क्या होते हैं, पूर्णांक। और जो HCF होता है P और Q का, वो क्या होना चाहिए, 1। ऐसे प्रश्न करने का लॉजिक क्या होता है कि अंडर रूट को एक तरफ रखो, बाकी सबको दूसरी तरफ। तो यहां से क्या हो जाएगा, देखो √3 तो यहीं रहेगा, P/Q परिमेय है, 2 भी एक परिमेय संख्या होती है, प्लस का 2 इधर आके क्या होगा, माइनस का 2। तो P/Q परिमेय, 2 परिमेय, परिमेय से परिमेय घटाओगे क्या आएगा, परिमेय। तो यहां आ जाएगा, यहां लिखोगे आप, चूंकि P/Q -2 एक परिमेय संख्या है, अभाज्य संख्या के ऊपर अंडर रूट है, अपरिमेय होता है, तथा हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसलिए समीकरण 1 से क्या होगा, क्या परिमेय और अपरिमेय बराबर हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं। यानी कि √3 इसके बराबर तो बिल्कुल भी नहीं होगा। यानी कि हमारी अवधारणा क्या गलत है, अगर ये परिमेय होता तो बराबर आता, परिमेय नहीं है यानी कि इसलिए बराबर नहीं है, अतः हमारी अवधारणा क्या गलत है। हमारी अवधारणा गलत है। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए 2 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या है। आंसर। कोई डाउट या कोई दिक्कत नहीं होगी, तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न में। कह रहे हैं इन दो संख्याओं का HCF 18 है, तो इन दोनों संख्याओं का LCM क्या होगा। लगातार पूछा जा रहा है ये प्रश्न, लगातार। तो आप जानते हैं दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो उनके मौशा गुणे लौशा के बराबर होता है। पहली संख्या में दे रखा है 252, दूसरी संख्या दे रखी है 594। इनका जो HCF दे रखा है वो दे रखा है 18। हमको LCM ज्ञात करना है। 18 यहाँ गुणे में, इधर के क्या होगा, बट्टे में। अट्ठारह का पहाड़ा अगर नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, मैं LCM निकालना है तो कटेगा 2 से 3 से कट जाएगा। 3 छंग 18, 3 8 24, 1 बजा 3 चौके 12। ठीक है, ये हो गया। 6 से कटोगे, 6 से कट जाएगा, 6 कम 6, 2 बचा, 6 चौके 24, 14 आ गया। अब आपको 14 को 594 से गुणा कर देना है। 4 चौको 16 से लगा 1, 4 नम 36 और 1 37, 4 पंजे 20 और 3 23, 1 चौको 4, 1 नम्मा 9, 1 पंजे 5,
7 और 4 11, हाथ से लगा 1, 9 2 11 और 1 12, हाथ से लगा 1, 5 और 3 8 और 1 9, 9216 है। कुछ गड़बड़ कर दिया क्या हमने गुणा भाग में? तीन छंग 18, तीन दूनी, तीन अठे 24, ठीक है, 1 बचा, 3 अठे 24, 3 चौके 12, ठीक है। फिर 6 कम 6, 6 चौको 24, 4 चौको 16, हासिल लगा 1, 4 नम 36 और 1 37, हासिल लगा 3, 4 पंजे 20 और 3 20 और 3 23 होता है ना, 32 लिख दिया यहाँ पर, यही तो गड़बड़ हो गया, 23, ठीक है। फिर देखो 1 चौको 4, 1 नंबर 9, 1 पंजे 5, 6 7 11, हासिल लगा 9 और 3 12 और 1 13, हाँ 8316 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हैं 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग क्या होगा? हर साल आ रहा है घातों का योग, तो हमें क्या करना है, 144 का गुणनखंड करना है, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, ठीक है। फिर काटोगे, 2 3 6, 2 छंग 12, 2 1 कम 2, 1 बचा 2 अट्ठे 16, 2 नम 18, 3 3 9, 3 1 कम 3, ठीक है। तो 2 कितनी बार है 144 का जब गुणनखंड करोगे, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, और 3 कितनी बार है, 2। तो घातों का योगफल बोला है, 4 और 2 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 4 + 2 कितना होगा, 6। घातों का योगफल कितना होगा, 6 होगा। तो ये वाला क्वेश्चन मेरी तरफ से होमवर्क है और इसको हमने ऑलरेडी कर भी रखा है। ऐसे क्वेश्चन मैंने कितने सारे करा दिए अभी, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से होमवर्क है, क्योंकि जब तक एक क्वेश्चन तुम खुद नहीं बनाओगे वो कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं। ऐसा क्वेश्चन मैंने करा रखा है ना अभी थोड़ी देर पहले, तो ये क्वेश्चन आपको मेरी तरफ से मैंने आपको दिया है होमवर्क, इसे आपको खुद करना है। करोगे कि नहीं? जब एक क्वेश्चन बना लोगे ना मेरे भाई, कॉन्फिडेंस अंदर से आएगा कि हाँ मैं कर लूंगा बोर्ड एग्जाम में, ऐसा आएगा तो मेरे से हो जाएगा। इसीलिए मैंने जानबूझ के क्वेश्चन होमवर्क दिया है। ऐसे मैंने ढेर सारे क्वेश्चन ऑलरेडी अभी करा दिए, ठीक है। ये तो ये कर लेना आप लोग। कह रहे हैं दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या कौन होती है? जीरो क्या है, भाज्य जीरो हर एक संख्या से कट जाता है, 2 से 5 से 10 से किसी भी संख्या से कट जाता है। 2 से कटेगा और 1 से कटेगा, 2 हमारी एक अभाज्य संख्या है, एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। 8 2 से कट जाएगा, 8 4 से कट जाएगा, 8 8 से कट जाएगा। तो कोई संख्या किसी संख्या से कट जाती है तो वो भाज्य होती है। 8 2 के भाड़े में आता है, 4 के भाड़े में आता है, कट जाता है ना, तो वो भाज्य है। अभाज्य हमारी 2 है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में संख्याओं में परिमेय संख्या कौन सी है बतानी है। तो देखो ये √3 है, अभाज्य संख्या के ऊपर √ लगाए तो ये तो अपरिमेय है। इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है, चला जा रहा है चला जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, अपरिमेय है। उसके साथ साथ ये देखो 10.1 है, ठीक है। 9 क्या होता है, 9 का वर्गमूल 3, 3 को मैं लिख सकता हूँ 3/1, तो ये परिमेय है। इसको अगर देखोगे ना, दशमलव हटाओगे तो बट्टे में 10 लग जाएगा। और 101 क्या अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या के ऊपर √ लगता है तो क्या होता है बताओ, अपरिमेय। तो ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाते हैं, किसी धनात्मक पूर्णांक के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप कैसा होता है? विषम पूर्णांक में विषम संख्या जुड़नी चाहिए। तो यहाँ देखो विषम संख्या यहाँ पे भी जुड़ रहा है और यहाँ पे भी जुड़ रहा है, क्या दोनों सही है? नहीं। पूर्णांक में अगर किसी सम संख्या से गुणा हो रही है तो ये समरूप है। ये क्या है, समरूप है। जैसे इस संख्या में कोई भी विषम संख्या में जोड़ दूं तो ये क्या हो जाएगा, विषम रूप। तो हमसे विषम रूप पूछा गया, ये विषम रूप है। अगर हमसे समरूप पूछता तो ये समरूप है। किसी भी पूर्णांक को अगर सम संख्या से गुणा करते समरूप हो जाता है, और समरूप में कोई भी विषम संख्या जोड़ दो तो विषम रूप हो जाता है। अगर यहाँ 1 की जगह 3 भी जोड़ा होता तो भी वो विषम रूप था। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं
दो संख्याओं का लौशा इतना है, तो दो संख्याओं का मौशा क्या होगा? दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है? लौशा गुणे मौशा के बराबर होता है कि नहीं? तो ये गुणे में इधर के क्या हो जाएगा? बट्टे में। हमको क्या निकालना है? मौशा निकालना है। काटो, तो 132 से भाग दे दो 3168 में, दो बार जाएगा, दो बार गया, दो दूनी चार, दो तीन छः, दो एक कम दो घटाएंगे, 11 में से 6 घटाएंगे 5, पीछे से आ गया 8। कितनी बार जाएगा? 4 बार। देखे देखते हैं, 4 दूनी 8, चार 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 दूनी 8, चार तियाँ 12, हासिल लगा एक, 4 एक कम 4 और एक 5, देखो पूरा पूरा कट गया। कितनी बार गया? 24 बार। 24 एक कम 24, 4 बजा, ठीक है, 24 दूनी 48, तो मौशा कितना आ जाएगा? 12। मौशा आ जाएगा 12। कह रहे निम्न में कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है? सह अभाज्य संख्या क्या होती है? अगर दो संख्याओं का HCF एक आ रहा है तो वो सहभाज्य है। देखो ये कट जाएगा 7 से, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, तो HCF 7 आ जाएगा। ये कट जाएगा 31 से कम 31, 31 तिया 93, 31 HCF आ जाएगा। ये कट जाएगा देखो 2 से, 2 एक कम 2, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 2 एक कम 2, तो HCF कितना आ गया? 2 आ गया। 3 ऑप्शन गलत हो गए, तो ये ऑप्शन सही होगा, करके भी दिखा देता हूँ। 18 का मैं गुणनखंड करूंगा तो क्या जाएगा? 2 नम 18, 3 तिया 9, 3 एक कम 3, तो 18 को मैं लिख सकता हूँ 2 एक बार है, 3 2 बार है। 25 में आ जाओ, 5 बचे 25, 5 कम 5, तो 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 कितनी बार है? 2 बार। क्या दोनों में कुछ भी उभयनिष्ठ है? कुछ भी उभयनिष्ठ है? नहीं है। जब कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं होता है उस स्थिति में HCF कितना होता है? 1। तो इसका HCF क्या आ गया? 1। अब जब दो संख्याओं का HCF 1 होता है तो उसी को कहा जाता है सहभाज्य संख्या। क्या कहा जाता है? को प्राइम अंग्रेजी में बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। कह रहे किसी धनात्मक पूर्णांक Q के लिए, यहां पर Q होगा, सम पूर्णांक का रूप क्या होगा? सम बोला है तो 2Q होगा, ठीक है, सम संख्या से गुणा होगी। 156 का भाज्य गुणनखंड क्या होगा? करते हैं गुणनखंड। 2 सत्ते 14, 1 बचा 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 नम 18, 3 एक कम 3, 3 तिया 9, 13 एक कम 13, तो 156 को मैं लिख सकता हूँ 2 है 2 बार, 3 है 1 बार, 13 है 1 बार, 2 2 बार, 3 1 बार, 13 1 बार। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। कह रहे P और Q दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है कि P हमारे पास क्या है? A गुणा B स्क्वायर, और Q हमारे पास क्या है? A की पावर 3 B। तो हमें LCM पूछा है, मैं आपको LCM और HCM दोनों निकाल के बताऊंगा। तो पहले निकालते हैं HCF। HCF क्या होता है? जो दोनों में उसकी मिनिमम पावर है, A की मिनिमम पावर 1, B भी दोनों में है मिनिमम पावर 1, तो अगर HCF बोलते तो A भी होता। हमसे क्या बोला? LCM, जो दोनों में उसकी मैक्सिमम पावर, A की मैक्सिमम पावर 3, B की मैक्सिमम पावर 2, तो आंसर आ जाएगा A की पावर 3, B की पावर 2। ऑप्शन नंबर सी LCM हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ये A है ये B है, तो HCF क्या होगा A और B का? HCF देखो, दो भी यहाँ है, दो यहाँ है, तो HCF में क्या करते हैं? मिनिमम पावर लेते हैं। 2 की मिनिमम पावर कितनी है? 2 है। 3 है इसमें भी, 3 इसमें, 3 की मिनिमम पावर कितनी है? 2 है। 5 इसमें है, 5 इसमें, 5 की मिनिमम पावर क्या है? 1। 2 दूनी 4, 3 तिया 9, और 5 एकम 5, 4 पंजे 20, गुणे 9, 9 दूनी 18, तो HCF कितना आ जाएगा? 180। और अगर हमें यहाँ LCM बोलता तो हम क्या करते हैं? मैक्सिमम पावर लेते हैं। 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है? 3, 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है? 3, और 5 की मैक्सिमम पावर कितनी है? 4, 8, 3 तिया 9, और 5 बजे 25, 25 पंजे 625, इनको आपस में गुणा करते तो आंसर आ जाता, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बन गया। आगे बढ़ते हैं।
कह रहे दो संख्याओं का मौशा 27 है, लौशा 162 है, उनमें से एक संख्या 54 है, दूसरी क्या होगी? एक संख्या 54 है, दूसरी संख्या क्या होगी? पहली गुणी दूसरी संख्या किसके बराबर होता है? मौशा गुणे लौशा के बराबर होता है। 27 दूनी 54, दो गुणे में इधर के बट्टे में आएगा, 2 अट्ठे 16, 2 एक कम 2, आंसर आ जाएगा 81। दूसरी संख्या होगी 81। नेक्स्ट क्वेश्चन है 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 की घातांक क्या होगी? तो गुणनखंड करेंगे, 2 नम 18, 2 छंग 12, 2 चुक्को 8, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चुक्को 8, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 एक कम 3, 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6, 2 कितनी बार है? 6 बार है। यही पूछा गया था हमसे, 2 कितनी बार है? 6 बार है। सेम क्वेश्चन आ गया कि इस संख्या और इस संख्या का मौशा क्या होगा? मौशा पी भी दोनों में है, जो दोनों में उसकी मिनिमम पावर लो। पी की न्यूनतम घात 1, क्यू की न्यूनतम, अच्छा क्यू में स्क्वायर है, क्यू की न्यूनतम घात 1, तो मौशा क्या जाएगा? पी क्यू। और लौशा बोलता तो पी की भी अधिकतम घात लेते, क्यू की भी अधिकतम घात लेते। लौशा पूछता तो क्या होता? पी की अधिकतम घात कितनी है? 2, क्यू की अधिकतम घात कितनी है? 2। लौशा पूछता तो यह आंसर होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। ये ए है, ये बी है और ये सी है। कह रहे ए बी सी का जो लौशा है वो ये है, तो एन का मान क्या होगा? देखो ए हमारे पास दे रखा है 2 की घात 3 गुणा 3, बी दे रखा है 2 गुणा 3, और सी हमको दे रखा है 3 की पावर n गुणा 5। एलसीएम क्या होता है? 2 की अधिकतम घात, 2 की अधिकतम घात कितनी है? 3 है, देखो दे भी रखा है। 2 की अधिकतम घात 3 है, 3 की अधिकतम घात कितनी बोल रखा है? 2 बोल रखा है, और 5। तो यहाँ से 3 की अधिकतम घात क्या आएगी? 3 की पावर n आएगी। तो इसकी और इसकी क्या करोगे? तुलना कर दोगे, तो n की जगह पे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। n का मान पूछा है ना, तो n की जगह पे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक हो गया। अगला प्रश्न है, दिमागदार प्रश्न है। 156 लिखा हुआ है यहाँ पर, और 156 का गुणनखंड इस प्रकार है, आप करो जरा। 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 1 बचा, 2 नम 18, 3 एक कम 3, 3 तिया 9, 13 एक कम 13। तो 156 को मैं लिख सकता हूँ 2 है 2 बार, 3 है 1 बार, और 13 है 1 बार। 156 को इस तरह लिखा जा सकता है। 2 की पावर x है, तो x का मान क्या आ गया? 2। 3 की पावर y है, तो y की जगह पे क्या है? 1, और z की जगह पे क्या है? 13 की पावर 1 है ना, z की जगह 1 है। आपसे x प्लस वाई प्लस z पूछा है। 2 + 1 + 1 कितना आ जाएगा? 4। ये प्रश्न भी आपका आराम से बन गया है कि नहीं? अब आ जाओ, कह रहे 0.49 को किस तरीके से हम लिख सकते हैं? तो इसका शॉर्टकट बता रहा हूँ। देखो यहाँ 0 लिखा हुआ है ना, तो ट्रिक क्या है? ये जो संख्या होगी ये रहेगी 49 रहेगी यहाँ पर, और 2 अंक है तो नीचे 2 9 लिख दो। ये शॉर्ट ट्रिक है। 49/99, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये शॉर्टकट है। कह रहे संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु क्या प्रतीत करता है? संख्या रेखा पर प्रत्येक वास्तविक बिंदु को प्रतीत करता है। क्या? वास्तविक संख्या को। संख्या रेखा पर सभी वास्तविक संख्या को प्रदर्शित कर सकते हैं, चाहे वो परिमेय हो चाहे वो अपरिमेय हो, लेकिन काल्पनिक संख्या को नहीं कर सकते। कह रहे निम्नलिखित में से कौन परिमेय नहीं है? तो देखो मेरे भाई, पाई क्या है? अपरिमेय। पाई क्या होता है? एक अपरिमेय संख्या होती है, अब जान ले। कई बच्चे सोचते पाई बराबर 22/7। अगर 22/7 लिखा हुआ आ रहा है तो वो परिमेय है, अगर सिर्फ पाई लिखा हुआ रहा है तो वो अपरिमेय है। ये अपने दिमाग में रखिए। 7 अभाज्य संख्या के ऊपर है अपरिमेय, अपरिमेय को अपरिमेय से भाग दिया अपरिमेय, 3 अपरिमेय तो ये परिमेय हो जाएगा। तो ये देखो
48 को मैं बाहर निकालूंगा, कितना हो जाएगा? गणगण करो। 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12। ये तो कोई भी नहीं हो रहा यार। 48 है ना? ना, ये भी अपरिमेय आ रहा है। ठीक है, अगर आपसे पाई बोले तो पाई क्या होती है? अपरिमेय। अपने दिमाग में रखिए इसे हमेशा। किसी भी संख्या का दशमलव प्रसार शांत हो, परिमेय होता है। कोई भी संख्या अगर जो रिपीट कर रही है बार बार, ऊपर बार लगा पड़ा है, वो भी क्या होता है? परिमेय होता है। जैसे मैं अगर लिख दूं 1.32 के ऊपर बार, तो ये संख्या क्या है? ये परिमेय है। ये क्या है? परिमेय। बाकी अगर आप मेरे वीडियोस देखोगे, एनसीईआरटी जो मैंने पूरी पढ़ा रखी है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो ये सारे प्रश्न आपके लिए आसान है, एकदम मक्खन की तरह से हो जाएंगे। ये जो सीरीज मैंने स्टार्ट की है बच्चों, इस सीरीज में जितने भी प्रश्न मैं करा रहा हूँ, ये वेरी वेरी वायरल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरा दावा है आपके पेपर में यहीं से ही क्वेश्चन आएगा। दावा है ये, और दावा ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, कई सालों का एक्सपीरियंस है। पिछले 16 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, 16 साल से। तो ये 16 साल का एक्सपीरियंस बोल रहा है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। प्लीज़ अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे से रिविजन करें। इन प्रश्नों को कॉपी में लिख के नोट्स जरूर बना लें। ठीक है, जय हिंद, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।